हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए। जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, साइंस वाला चैनल से, जिसमें आप लोग को बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कराई जाएगी, वो भी 0 रुपया में, यानी 1 भी रुपया आपको नहीं लगने वाला है। और आज जो है चैप्टर जो हमारा है केमिस्ट्री का है। किसका है दोस्तों? तो केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का बुलडोजर सीरीज फर्स्ट है दोस्तों, और ठोस अवस्था 12th का चैप्टर है दोस्तों। फर्स्ट है चैप्टर सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसका करेंगे। तो पहला है हमारा केमिस्ट्री का है सॉलिड स्टेट। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, हम वही क्वेश्चन लेकर आए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सॉलिड स्टेट थ्योरी क्वेश्चन लेकर आए जो पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सॉलिड? तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है वह होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और इसका एक और नाम है और करके रवेदार ठोस है। एक और क्या नाम है इसका? रवेदार ठोस है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा जो है इसका नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस, इसका दूसरा नाम है बेरवेदार ठोस होता है, ठीक है। इसका जो है ना उदाहरण याद रखना है आप लोग। क्या याद रखना है दोस्तों? तो उदाहरण इसका याद रखना है आप लोगों को। इसका उदाहरण याद रखना है कि रवेदार ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, इसका उदाहरण है क्वार्टर्ज है, NaCl है, शर्करा है, हीरा है, ग्रेफाइट है, और बेंजोइक एसिड है, और नौसादर NH4Cl। ये याद रखिएगा, नौसादर का सूत्र याद रखिएगा, NH4Cl किसका है? तो नौसादर का है। किसका है? तो नौसादर का है, ठीक है दोस्तों। किसका है? तो नौसादर का है। उसके बाद अगर बात करते हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस, इसका होता है कांच, रबर और प्लास्टिक। कांच, रबर और प्लास्टिक इसका क्या है? उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोस का। उसके बाद अगर आते हैं तो यहाँ पर एक और बात आप लोग को ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा भी जाता है आप लोगों से, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, अधिकतर में ये पूछा ही जाता है। तो हीरा जो होता है इसका पूछता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्या पूछा जाता है? हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा। तो इसका देखिएगा, हीरा का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है? sp3 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है दोस्तों? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। यहीं पर पूछा जाएगा ग्रेफाइट का। किसका? तो ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का होता है sp2 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो sp2 होता है, याद रख लीजिएगा। तो हीरा का क्या हो जाएगा? sp3 और ग्रेफाइट का sp2। उसके बाद चलिए बात करते हैं यूनिट सेल, जिसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? यूनिट सेल इकाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यूनिट सेल आपका 2 तरह के होता है। कितने तरह के होते हैं? कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। एक होता है आधे एकक कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं SCC बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है सिंपल यूनिट सेल, यानी सरल एकक कोशिका। क्या होता है? सरल एकक कोशिका, याद रख लीजिएगा। उसके बाद होता है अनाध्य एकक कोशिका। ये होता है केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका, याद रख लीजिएगा। अब उसके बाद बात करते हैं आधी एकक कोशिका जो है हमारा, यानी SCC जो है हमारा है, ये SCC इसको बोलते हैं। तो ये इसमें जो होते हैं कुल परमाणु की संख्या कितना है, और कुल संकुलन क्षमता कितना, और कुल रिक्त स्थान कितना, और कुल जालक बिंदु कितना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं सरल एकक कोशिका या आधे एकक कोशिका के बारे में, तो इसमें कुल परमाणु की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो 1। और उसकी अगर बात करते हैं तो उसके कुल परमाणु की संख्या कितना हो गया? तो कुल परमाणु की जो संख्या हो गया वह हो गया आपका कितना? तो कुल परमाणु की संख्या 1 हो गया। संकुलन क्षमता आपका कितना हो गया? तो संकुलन क्षमता हो गया 52.4 हो गया, 4%। कितना हो गया? 52.4% हो गया, याद रखिएगा। कितना हुआ? 52.4%। उसके बाद अगर बात करते हैं तो रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान जो कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिएगा।
कुल संकुलन क्षमता मेरे पास कितना है 52.4%। तो 100 में से क्या कीजिएगा आप लोग 52.4% घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा 4% घटा दीजिएगा। तो यहाँ आ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ 9, 9 में से 2 गया कितने होगा 7, और 9 में से 5 गया कितने होगा 4, यानी 47.6% आया ना। तो ऐसे निकाल से ये पता याद हो जाएगा, ये वाला याद हो जाएगा आप लोग को। तो ये रिक्त स्थान जरूर निकल जाएगा। क्या कीजिएगा 100 में से घटा दीजिएगा, जितना दिया हुआ रहेगा कुल संकुलन क्षमता उससे आप लोग घटा दीजिएगा। उसके बाद जालक बिंदु रिक्त स्थान समझ गया कितना होगा 47.6%। जालक बिंदु जो इसका होगा 8 होगा। कितना होगा 8, याद रखिएगा जालक बिंदु और याद रखिएगा क्या ये परमाणु की संख्या, ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये संकुलन क्षमता याद रखिएगा कितना होता है। अब आते हैं किसके पर, तो अब आते हैं हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी अनाध्य एकक कोष्ठिका, या हम इसी लोग को बोलते हैं क्या केंद्रित एकक कोष्ठिका। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, वैसे तो ये 4 प्रकार के बहुत से बुक में दिया रहता है, लेकिन वैसे एनसीईआरटी का अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी आपका पढ़ाता है 3 ही। पढ़ाता क्या बताता है कितना 3 ही बताता है। तो एनसीईआरटी को ही हम फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के ही रूल पर चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा केंद्रित एकक कोष्ठिका कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। याद रख लीजिएगा कितने तरह के, तो 3 तरह के। अब देखते हैं कि 3 तरह के कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर देखिएगा आप लोग, तो ये यहाँ आता है FCC। क्या दिया है FCC, यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रख लीजिएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। हिंदी मीडियम के लिए हो जाएगा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। FCC का होता है फेस, याद रख लीजिए फिर से, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, तो उसके बाद दूसरा है मेरे पास, ये पहला हुआ, ये दूसरा अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी कि बॉडी। BCC का मतलब होता है क्या दोस्तों, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका होता है BCC का, जिसे हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। उसके बाद बात करते हैं ECC का, मतलब एज सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। ठीक है, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अब बात करते हैं FCC के बारे में, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका के बारे में। इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना है, तो 4 है। कितना है, तो 4 है। कुल संकुलन क्षमता कितना है, तो 74%। यहाँ पर हम आप लोग को बताए हैं कि जितना कुल संकुलन क्षमता दिया रहेगा, तो क्या कीजिएगा 100% में से जितना दिया रहेगा प्रतिशत उतना घटा दीजिएगा, यानी 6 या गया आपका 2, यानी 26% इसका क्या हुआ, रिक्त स्थान हुआ। रिक्त स्थान आ गया ना, रिक्त स्थान कितना है, तो 26%। याद रख लीजिएगा। जालक बिंदु कितना है, याद रखिएगा कितना है, तो 14 है। जालक बिंदु कितना है, 14। इसमें परमाणु की कुल संख्या कितना है, तो 4। और संकुलन क्षमता कुल कितना है, तो याद रखिए 74%। याद रख लीजिएगा। जी सर, याद रख लेंगे, क्यों नहीं याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद है आपका अंतः केंद्रित, यानी BCC होता है। BCC का जो होता है अंतः केंद्रित एकक कोशिका का जो है, इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना है, तो 2 है। कितना है, तो 2 है। और संकुलन क्षमता जो कितना है दिया गया, तो संकुलन क्षमता 68%। और रिक्त स्थान जो कितना दिया गया दोस्तों, तो रिक्त स्थान जो आपका है वह दिया 32%। जालक बिंदु जो है, जालक बिंदु 9 है। कितना है, तो 9 है। जालक बिंदु कितना है, तो 9 है। याद रख लीजिएगा। अब आइए ECC, यानी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। इसमें कुल परमाणु की जो संख्या है, इसमें कुल परमाणु की जो संख्या उसे देखिएगा। कुल परमाणु की संख्या है 2। कितना है, 2। और कुल संकुलन क्षमता कितना है, तो 56.2%। रिक्त स्थान कितना है, तो रिक्त स्थान आपका है 43.8%। जालक बिंदु कितना है, तो 10 है। कितना है, तो 10 है। अब बात करते हैं, अगर FCC में आपसे पूछा जाएगा FCC में कितना है, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, FCC के बारे में अगर पूछा जाएगा तो FCC में बताइएगा कितना। तो FCC में आप लोग को बताना है कि FCC में जो होता है ना, वो होता है परमाणु की संख्या 4। याद रख लीजिएगा। और BCC में होता है कितना, 2। कितना होता है, तो 2।
और ECC में कितना होता है तो 2, याद रख लीजिएगा, 4 2 2 याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं, ये और महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को पूछाता है, क्वेश्चन में क्या पूछता है वो भी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़िए, थ्योरी में जो बता रहे हैं उसके बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो थ्योरी है वही पढ़िए। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे इसका यूज। अभी याद करके रखिए, आप लोग याद किया हुआ रहेगा तो एक बार बताएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, एक कोने पर सहभाजित परमाणु की संख्या पूछा है। क्या पूछा है? सहभाजित परमाणु की संख्या कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद है आप लोगों को क्या है, पहला जान गए क्या होता है? एक कोना पर सहभाजित परमाणु की संख्या कितना होता है? 1/8। एक सतह पर सहभाजित परमाणु की संख्या कितना है? 1/2। और कुल ब्रेवस, उससे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कोना, यहाँ पर कर लेते हैं कुल ब्रेवस जालक की संख्या कितना है? तो कुल ब्रेवस जालक की संख्या कितना है? तो 14 है। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ब्रेवस जालक की संख्या कुल कितनी है? तो कितना है? तो 14 है। और एक कोना पर सहभाजित परमाणु की संख्या 1/8। सहभाजित कुल परमाणु, एक सतह पर सहभाजित परमाणु की संख्या 1/2। याद आ गया? चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं तो कुल ब्रेवस जालक की संख्या कितना है? तो 14, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तो कोना, कोना कितना होता है? तो कोना आपका होता है कितना? तो 8 होता है। कितना होता है? याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। कितना हो जाएगा? 8। भुजा कितना हो जाएगा? तो 12। सतह कितना हो जाएगा? तो 6। कितना हो जाएगा? भुजा कितना हो जाएगा? कोण कितना हो जाएगा? 8। भुजा कितना हो जाएगा? 12। सतह कितना हो जाएगा? 6। याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से ये पूछा गया था, आप लोगों से ये पूछा गया था आप लोग को BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग नहीं था, एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था सॉलिड स्टेट का। इसी में से आपका एक क्वेश्चन था, उसके बारे में चलिए बताते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो यहाँ देखिएगा, पहले यहाँ क्यूबिक जो होता है इसको बोलते हैं घनीय। क्या बोलते हैं? घनीय। वैसे आप लोग इंग्लिश में ही याद रखने का कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे रहता है, पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों रहता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा क्यूबिक, इसको याद रखने का जो ट्रिक है उस बाद में बताएंगे, पहले याद रखिए। क्यूबिक जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, कितना होता है ये भी जान लीजिएगा। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ये ब्रेवस जालक की संख्या है। ब्रेवस जालक की संख्या है। क्या है? ब्रेवस जालक की संख्या है। तो क्यूबिक में कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा। तो क्यूबिक जो है इसका कितना है? तो क्यूबिक जो है इसका कितना है दोस्तों? इसका कितना है क्यूबिक का? तो क्यूबिक का यहाँ आप लोग के पास है, कितना है? तो क्यूबिक का 3 है। ब्रेवस जालक की संख्या कितना है? तो 3। इसको हम लोग, ये जो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे, इसको अक्ष की दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष की दूरी बोलते हैं। किसको? तो अक्ष की दूरी किसको बोलते हैं? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक दिया गया इसको बोलते हैं अक्ष की दूरी बोलते हैं। याद रखिएगा। इधर होता है अक्ष के बीच का कोण, इधर लिखाएगा अक्ष के बीच का कोण हो जाएगा, अक्ष के बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्यूबिक जो हमारा है, क्यूबिक का कितना होता है? जालक बिंदु कितना संभव हो सकता है? तो 3। कितना हो सकता है? तो मिनिमम कितना हो सकता है? 3। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं इसका अक्ष का दूरी होता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, पहले होगा A बराबर B बराबर C, उसके बाद होता है A बराबर B बराबर नहीं होगा C, उसके बाद लिखा था A बराबर नहीं होगा B बराबर नहीं होगा C। ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा तो पूरी याद हो जाएगा आप लोग को। देखिएगा, तो ये क्या हो गया आप लोग के पास? अक्ष का दूरी समझ गए, इसका जालक बिंदु, और ये हो गया आपका ब्रेवस जालक की संख्या, और क्यूबिक हो गया। अब इसमें अक्ष का कोण जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
यहाँ हो जाएगा गामा बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 90 डिग्री याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग और ऑर्थो क्या हो जाएगा टेट्रागोनल। क्या होता है टेट्रागोनल? इसमें ब्रेवस जालक की संख्या कितनी है? तो 2 है। कितनी है? तो 2 है। कितना है? तो 2 है। याद रख लीजिएगा कितना है? 2। इसका जो है अक्ष का दूरी a + b बराबर नहीं होगा c। ठीक है। और इसका कोण का बात कर लेते हैं तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा प्लस दिया गया है, गामा बराबर हो जाएगा कितना 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री याद रख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑर्थोरोम्बिक यानी इसका हो जाएगा ब्रेवस जालक की संख्या 4। अल्फा यहाँ हो जाएगा a बराबर नहीं होगा b बराबर नहीं होगा c। इसका हो जाएगा आपका क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है रेम्बोहेड्रल। इसका हो जाएगा जालक ब्रेवस जालक की संख्या 1 और ये हो जाएगा a बराबर b बराबर c। इसका जो हो जाएगा अक्ष का कोण जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर यहाँ हो जाएगा क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। यहाँ तक तो था क्या अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री था। यहाँ भी सेम था, यहाँ भी सेम था, लेकिन यहाँ क्या है गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद आप लोग के पास है हेक्सागोनल। इसमें 2 होता है, यह a बराबर b बराबर नहीं होगा c। इसका हो जाएगा क्या अल्फा बराबर बीटा और यहाँ हो जाएगा क्या बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और गामा बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ गामा बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। याद रख लीजिएगा सर, याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तब मोनोक्लिनिक, यहाँ क्या है मोनोक्लिनिक है। क्या है मोनोक्लिनिक। यहाँ 1 हो जाएगा या a बराबर नहीं होगा b बराबर नहीं होगा c। उसके बाद इसका बात करते हैं तो इसका हो जाएगा अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और यहाँ हो जाएगा क्या बीटा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। बीटा बराबर क्या हो जाएगा नहीं होगा 90 डिग्री। याद रख लीजिएगा बीटा बराबर नहीं होगा अल्फा अगर गामा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री और बीटा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइक्लिनिक इसका 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा अल्फा यहाँ हो जाएगा a बराबर यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर नहीं होगा b बराबर नहीं होगा c। याद रख लीजिएगा। और इसका अगर बात करते हैं कोण का तो कोण हो जाएगा इसका क्या अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा बीटा बराबर नहीं होगा गामा गामा बराबर नहीं होगा 90 डिग्री। याद रख लीजिएगा। इसको अच्छा से लिख देते हैं अल्फा बराबर नहीं होगा बीटा बराबर नहीं होगा गामा बराबर नहीं होगा कितना 90 डिग्री नहीं होगा। याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए याद रख लीजिएगा। यहाँ पर सीधा याद रखने का ट्रिक हम बता देते हैं आप लोग को। CTOR सॉरी यहाँ तो लिख देते हैं अच्छा से CTOR यहाँ देखिए CTOR HMT हो जाएगा। क्या हो जाएगा CTOR HMT। CTOR HMT C से होगा क्यूबिक और T से हो गया C से होगा क्या C से हो गया क्यूबिक और T से होगा टेट्रागोनल और O से होगा ऑर्थोम्बिक, R से होगा रेम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक हो जाएगा। याद रख लीजिएगा CTOR HMT। क्या रखिएगा CTOR HMT। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका SCP हो जाएगा निबिड़ संकुलन संरचना, वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना SCP। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा कितना होता है तो 4 होता है। HCP का षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन संरचना का कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा कितना हो जाएगा 6। याद रख लीजिएगा। इसका जो है आप लोग को यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल वॉइड चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, ये जो आपका दिया गया ना ये त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों तो यहाँ त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है त्रिज्या। कितना त्रिज्या दिया गया है तो इसका दिया गया 0.225 दिया गया है। इसको याद रखें अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा 0.414 हो जाएगा। ट्राइगोनल त्रिकोणीय रिक्तियाँ जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनाने में सहायता करेगा।
यहाँ HCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या 6 होता है। किसमें होता है? तो ऑक्टाहेड्रल में। एवं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 12 होती है। ये सीधा याद रखिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2 गुना होता है टेट्राहेड्रल, यानी यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होगा टेट्राहेड्रल? 12 हो गया, याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं CCP या FCC, CCP FCC दोनों एक ही है। तो CCP FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या 4 होता है। कितना होता है? तो कितना होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या? 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या इसका 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 8। उसके बाद है आपका क्या है? उसके बाद ये समझ गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या हो जाएगा 4 और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितना हो जाएगा? 8, दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ याद रखिएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की 2 गुनी होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 2 गुना होता है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिएगा, यूनिट सेल में भुजा की लंबाई और त्रिज्या में संबंध बताइए। तो इसका संबंध जो हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंध आप लोग देख सकते हैं यहाँ। सिंपल यूनिट सेल SCC जिसको बताए थे हम लोग, क्या बताए? SCC बताए थे ना, यही है आपका क्या है? SCC जो है ये आपका है। ये जो है आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है A बराबर इसका क्या दिया गया है? A बराबर 2R दिया गया है। और A बराबर 2R जब दिया गया है तो A बराबर 2R है तो इसको R बराबर लिख सकते हैं A/2। वही यहाँ दिया गया। एक याद रखिएगा, दोनों याद रहेगा। ये वाला याद रख लीजिएगा तो ये याद हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। CCP FCC में जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूनिट सेल जो हो जाएगा, भुजा की त्रिज्या संबंध जो हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा? 2√2R हो जाएगा। और R बराबर हो जाएगा A/2√2R हो जाएगा। ठीक है। BCC का हो जाएगा आपका बॉडी का हो जाएगा, इसका हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का हो जाएगा, इसका A बराबर 4R/√2 हो जाता है, सॉरी √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A बराबर 2R/√3 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, याद रखिएगा ये सब। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रो। इसको रो से सूचित करते हैं। ठीक है, ये रो होता है आपका, ये क्या होता है? रो। तो देखते हैं इसके क्या बताया है। तो रो बराबर होता है आपका, क्या होता है यहाँ देखिएगा। तो रो बराबर इसका सूत्र जो होता है Z गुने M गुने बट्टा A⁻3 गुने R NR क्या है दोस्तों? NA है, यानी अवोगाड्रो संख्या है। 6.02 × 10⁻23 होता है इसका मान, याद रख लीजिएगा। रो बराबर क्या होता है? Z गुने M बट्टा क्या हो जाता है? Z गुने M बट्टा क्या हो जाता है? A⁻3 गुने NA हो जाता है, याद रख लीजिएगा। अब जानते हैं कि यहाँ जो अगर मान लीजिए Z होता है, Z क्या है? M है तो M क्या है? A क्या है? और NA क्या है? इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ जो आप लोग को दिख रहा है, रो जो दिख रहा है, ये क्या है? आपको घनत्व है। ये क्या है? घनत्व दिया गया है, घनत्व पूछा है। तो यहाँ परमाणु की संख्या Z क्या है? यहाँ परमाणु की संख्या है। Z क्या है यहाँ? तो परमाणु की संख्या है। Z क्या है यहाँ? तो परमाणु की संख्या, याद रख लीजिएगा। Z क्या है? परमाणु की संख्या। M क्या है? M आपका यहाँ क्या है? द्रव्यमान है, याद रख लीजिएगा। A क्या है? तो A हमारा यहाँ पर क्या है? भुजा की लंबाई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, उसके बाद है हमारा NA मतलब अवोगाड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23 इसका अवोगाड्रो संख्या हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद हमारा आ जाता है सिंपल यूनिट सेल के लिए जो आ जाता है वही है इसका। यहाँ पर जो मान आप लोग को मिल रहा है रो बराबर 1 गुने M, यानी सिंपल यूनिट सेल का परमाणु की संख्या कितना था? तो इसका कितना था? तो 1 था, इसीलिए यहाँ पर 1 रखा गया है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो FCC में परमाणु की संख्या कितना था? तो 4 था। और BCC में 2 और ECC में कितना था? तो 2, याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद रो बराबर यहाँ देखिएगा तो 4 गुने M बटा A⁻3 गुने NA हो, यानी अवोगाड्रो संख्या हो गया। ये इसका सूत्र हो गया। Z की जगह पर किसका मान रखना है? समझ गए, परमाणु की संख्या रखना है। BCC का बात करें तो यहाँ 2 गुने क्या हो जाता है? यहाँ पर आप लोग को दिया गया है क्या? रो बराबर 2 गुने M बटा A⁻3 गुने NA हो जाएगा। BCC का मान कितना था पता है? तो 2 था। और ECC का कितना था? तो 2 था। FCC का कितना था? तो 4 था, याद रख लीजिएगा। चलिए रख लीजिएगा याद। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात कहते किसे हैं ये जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बताया गया आयनिक ठोस में
धनायन की त्रिज्या एवं ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात। यानी आर डॉट आर बराबर आर प्लस बटा आर माइनस हो जाएगा। याद रख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बताया भी गया आप लोग को कि आर त्रिज्या बराबर धनायन की त्रिज्या बटा ऋणायन की त्रिज्या। अब यहाँ बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए सवाल। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। एक क्वेश्चन रहता है आप लोग के पास, यहाँ से याद रखिएगा। यहाँ से आप लोगों को और भी चैप्टर में सहायता करेगा ये। यहाँ देखिए त्रिज्या अनुपात दिया गया, यहाँ ज्यामिति दिया गया, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर यानी निबिड़ संकुलन संरचना संख्या दिया गया, यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ आप लोग अगर देखिएगा तो यहाँ दिया 0.155 से 0.225 दिया गया है त्रिज्या अनुपात। तो इसका जो होता है त्रिकोणीय होता है, यानी ट्राइगोनल होता है। क्या होता है इसका? ज्यामिति त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मान लेते हैं 3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों? तो sp2 होगा। ठीक है, क्या होगा? sp2 होगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद आता है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो B2O3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B2O3। उसके बाद अगर बात करते हैं तो त्रिज्या अनुपात है आपका 2.25 से 2.25 से 0.41414 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 414 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 414 हो जाएगा। इसका देखिएगा टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल जो होता है उसके बाद है, टेट्राहेड्रल हो गया। इसके बाद है आप लोग को, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद इसका बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसका एग्जाम्पल ZNS हो जाएगा और Na2O हो जाएगा। Na2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na2O हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए याद रख लीजिएगा, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका 0.414 से 0.732 से हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा ज्यामिति जो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो NaCl और KCl हो जाएगा। NaCl और क्या हो जाएगा? KCl हो जाएगा। NaCl और KCl हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 0.732 से 1 हो जाता है। तो इसका ज्यामिति हो जाएगा BCC। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CSCE और इसका हो जाएगा एक एग्जाम्पल में K हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को फ्रेम किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे आप लोग को ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप लोगों को BSc नर्सिंग एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। BSc नर्सिंग एग्जाम में आप लोग से पूछा गया था। कौन सा नर्सिंग एग्जाम सर? तो कौन सा नर्सिंग? एम्स BSc नर्सिंग एग्जाम में आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों को कि इनमें से कौन शॉर्टकी और फ्रैंकल, इनमें से कौन शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोनों को डिफेक्ट पाया जाता है? दोनों में डिफेक्ट है। ये तो उदाहरण दे दिया था आपका AgCl और AgF दे दिया था और AG यहाँ दे दिया गया था, बता देते हैं। AG नहीं यहाँ था, यहाँ पर AgBr था। AgBr ऑप्शन, रुक जाइए एक अच्छा से लिख देते हैं ऑप्शन आप लोगों को, इसे देखने में अच्छा रहेगा आप लोगों को। यहाँ लिख देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोगों के पास था वह था, आप लोगों के पास ऑप्शन था AgBr, ऑप्शन ए था। उसके बाद दिया हुआ था ऑप्शन बी में AgCl दिया हुआ था। ऑप्शन सी था आप लोगों के पास AgF था। ऑप्शन डी था आप लोग को ऑल ऑफ दीज था। ऑल ऑफ दीज आप लोगों के पास था ऑप्शन में। तो इसका अगर देखें आप लोग तो यहाँ जो आप लोग का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ अगर आप लोग देखते हैं तो ये जो आप लोगों के पास दिख रहा होगा ऑप्शन, तो यहाँ जो आप लोग का ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर अगर देखिएगा ना, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है।
तो यहाँ पर आप लोग अगर देखिएगा तो ऑप्शन यहाँ पर AGBR जो है ना, यहाँ AGBR इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये सभी क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि AGBR में दोनों होता है, यानी शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट होता है। वहाँ देखिए लिखा हुआ आप लोगों के लिए AGBR में शॉर्टकी एवं फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए, VBI प्रश्न हो गया आप लोगों के, याद रख लीजिएगा। ये VBI प्रश्न हो गया आप लोगों के लिए, याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर देखते हैं तो AGBR हो गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आता है सेमी कंडक्टर जो होता है, सेमी कंडक्टर। कंडक्टर कहने का मतलब समझते हैं ना, तो खलासी वाला नहीं हुआ, यानी बस वाला नहीं हुआ। यहाँ पर होता है कंडक्टर, यहाँ अर्धचालक हुआ। क्या हुआ, अर्धचालक हुआ। क्या हुआ दोस्तों, अर्धचालक हुआ। क्या हुआ, अर्धचालक हुआ। ठीक है, अर्धचालक कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, एक होता है आपको एन टैप, एक होता है पी टैप। तो यहाँ आप लोग को बताया गया है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के यहाँ बताया गया है, तो 2 प्रकार के, एक होता है एन टैप, एक होता है क्या, एक होता है एन टैप, एक होता है क्या, पी टैप। एक होता है एन टैप और एक होता है पी टैप, याद रख लीजिएगा। तो एन टैप यहाँ पर ये पूछा जाता है, एन टैप जो रहता है किसके कारण होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन के कारण एन टैप होता है। और पी टैप जो होता है यह छिद्र होल के कारण होता है। किसके कारण, छिद्र होल के कारण होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका है ये महत्वपूर्ण होता है, आप लोग को नीट में भी आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण जो आपको यहाँ दिया गया, चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है √N × N+2 × Bm हो जाएगा। Bm का मतलब होता है आप लोगों के पास बोर मैग्नेटिज्म हो जाएगा, मैग्नेटॉन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जान लेते हैं कि N क्या है। N आप लोग के पास है, N आप लोग को यहाँ दिया गया, N होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और Bm जो होता है, एक Bm बराबर जो आप लोग के पास होता है वह कितना होता है ये जान लीजिए। तो एक Bm बराबर जो होता है आप लोग के पास, एक Bm बराबर होता है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, याद रख लीजिएगा। कितना होता है, 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका होता है, याद रख लीजिएगा। एक बोर मैग्नेटिज्म बराबर इतना होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसको Bm मतलब बोर मैग्नेटिज्म होता है, आप लोग समझ गए। B मतलब बोर मैग्नेटिज्म हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाला जाता है तो वो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि D में कितना ऑफकोर्स होता है, तो D में आप लोग मान लीजिए ये आपका डब्बा हुआ, यानी कि S में कितना इलेक्ट्रॉन अंतिम रह सकता है, 2 रह सकता है। और D में होता है कितना, D में आपके पास कितना हो जाता है, 6, शायद 6 होता है। तो यहाँ पर अगर बात करती है, चलिए अगले चैप्टर में बात कर लेंगे, अगला वीडियो में बात कर लेंगे हम लोग। तो और आगे देखते हैं और क्या है आगे आप लोग को एक और महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को नीट में पूछा जा सकता है और एम्स के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये होता है लेम्टा। लेम्टा बराबर होता है 2d sin थीटा। लेम्टा बराबर क्या होता है, 2d sin थीटा। और एन रे के लिए जो मान अगर पूछेगा, अगर सीधा पूछा क्या लेम्टा बराबर, तो बोलिएगा 2d sin थीटा। और एन रे के लिए पूछा जाएगा तो बोलिएगा एन लेम्टा 2d sin थीटा हो जाएगा, एन लेम्टा 2d sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको शेयर तो कर ही दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा और आज कंटेंट आज का कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो। तब आगे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक और कमेंट से, जिससे आगे भी हम वीडियो बनाने चाहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।